हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो ये देख सकते हैं साइंस यानी विज्ञान में कक्षा 10। ये देख सकते हैं चैप्टर 3 और पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया था, तो ये मैंने साफ लिख दिया है कि ये नोट्स पढ़कर आप 95% ला सकते हैं। साथियों बिल्कुल सही है। यदि आप ये ध्यान लगा के हमारे साथ एक बार देख लेंगे और इसको समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पास होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आयनिक यौगिक क्या है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो यानी आदान प्रदान जो होते हैं उन्हीं से, जैसे क्या है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, LiCl लिथियम क्लोराइड, CaOCl2 CaO और MgCl2। अब क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या हैं? इसमें नंबर 1 भौतिक प्रकृति में देखिए, आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। बात सही है, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। देख सकते हैं भंगुर होती है। साथियों, गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब नंबर 3 घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिकों सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोलियम आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। अविलेय का मतलब नहीं घुलेंगे, जल में घुल जाएंगे और किसी में नहीं घुलेंगे। और इसके बाद वैद्युत चालकता क्या है? ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आगे अब देखिए, धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। एकदम सही। जैसे आप जाएंगे झारखंड में क्या है, कोयला होता जाता, तो वह भी खनिज के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, ललितपुर है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। तो जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज बालू, सिलिका ये सब पाई जाती है। तो ये सब क्या होता है, खनिज है, इस खनिज में आते हैं। अब देखिए क्या है, जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, चलिए अब धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे क्या है सोना, चांदी, तांबा आदि। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं पोटेशियम यानी के, सोडियम यानी Ca, कैल्शियम Mg, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए, अब आगे अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं।
बहुत बार एग्जाम पूछा था गैंग किसे कहते हैं। जब कोई है, जैसे कोई चीज़ होता है, जैसे आप क्या करते हैं, रोटी खाते हैं तो आटा चालते हैं। आटा में क्या होता है कि आटा तो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी सोलनी जो है वो चलनी में रह जाती है, तो उसी के सब गैंग कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसे पृथ्वी से निकाले गए इसको में मिट्टी, रेत, आज बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जो मिलावटी होता है उसी गैंग कहते हैं। अब क्या है, अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। बात सही है। कोई यंत्र हो, यंत्र से हटाओ तो उसी को जो हटाया जाता है उसी गैंग कहते हैं। अब क्या है, आगे क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, हेडिंग है। उसके बाद देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनाबार यानी HgS है। अब देखिए, सिनेबार या सिनाबार HgS है। अब क्या है, सक्रियता, अगली हेडिंग, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ये पूछा जाता है हमेशा कि प्रकृति रूप से धातुएं हैं कौन है, सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में पाई जाती हैं, अभिक्रियाशीलता के माध्यम होती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या है, भारजन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, यही भर्जन हो जाता है बाद में। जैसे उदाहरण में देखो, 2ZnS प्लस 3O2, फिर इसका रिएक्शन हुआ, इसका माने रिएक्शन माने अभिक्रिया हो गई, रिएक्शन माने अभिक्रिया हो गई, और उसके बाद फिर 2ZnO प्लस 2SO2 बन गया। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या है, निस्तापन क्या है, निस्तापन देखिए एग्जाम में आया था इस बार भी। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, साथ ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे उदाहरण से देखिए, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट, फिर ZnO प्लस CO2। अब क्या है, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी जहाँ पे दरार पड़ जाए, जहाँ पे छिटक जाए, वहाँ पे क्या होता है, थर्मिट के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसमें उदाहरण क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al, फिर जब अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया होने के बाद क्या है, 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, ये हो गया। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब क्या है अगला, देखो, धातुओं का परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है।
अब क्या है, विद्युत अपघटनी विधि जो है इस बार भी एग्जाम में पूछी गई थी, अब अगली बार भी आएगी। तो ये पूछी गई थी। चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्या है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। अशुद्ध ताप एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पुट्टी या पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं। अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख उसी को कहते हैं जो निक्षेपित हो जाती है, उसी को एनोड पंख कहते हैं। अब साथियों अगली हेडिंग देखिए, संक्षारण क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बाकी साथियों, अब संक्षारण की प्रमुख घटनाएं क्या हैं। लंबे समय कैसे होती है, संक्षारण किस कारण होती हैं। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अगर लोहे में अगर जंग लग गया तो समझो कि वो लोहा ख़राब हो जाता है। इससे बढ़िया है कि जंग लगने से पहले या लोहा अगर बाहर रहे उसमें मोबिल लगा देना चाहिए, नहीं पेंट कर देना चाहिए, तो जंग लगने से बच जाएगा। तो आगे अब देखिए, खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती हैं तथा काली पड़ जाती हैं। अब संक्षारण सूचना कैसे जंग से बचाओगे लोहे को। अब संक्षारण से सुरक्षा, नंबर 1, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं, सही है। नंबर 2, जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा मिश्र धातु बनाकर। नंबर 3, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यसद लेपन कहते हैं। जो परत चढ़ाई जाती है इस विधि को क्या है, यसद लेपन। तो ये पूछ सकता है यसद लेपन क्या है परीक्षा में, तो यसद लेपन यही है संक्षारण से सुरक्षा। अब क्या है, यदि लोहे के साथ, नंबर 4, यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, मिश्र धातुएं क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब जैसे मिश्र धातु क्या है, अवयव, मिश्र धातु, अवयव और उपयोग, क्या बनेगी इससे। देखो जैसे क्या है, पीतल बनाने के लिए कॉपर एवं जिंक का प्रयोग करते हैं। कॉपर जिंक पीतल बन जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ, देखो बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, यानी बर्तन मूर्तियाँ पीतल बनती। अब कांसा में क्या मिलता जाता है, कॉपर प्लस एशियन यानी टिन, कॉपर प्लस एशियन मिला जाता है, देखो बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में। अब अगला है सोल्डर, पीबी एवं एशियन विद्युत तारों की वेल्डिंग में, यानी जो विद्युत तार होते हैं उसकी वेल्डिंग जो है की जाती है इसी से, किससे, सोल्डर से। सोल्डर होता है, सोल्डर था कहते हैं, सोल्डर से चिपका लो उसको, तो सोल्डर जो है उसी का है, वो होता है, लाइट के द्वारा चलता है,
एक पिन रहती है, वो पिन गर्म हो जाती है, गर्म के बाद फिर तार को पिघला करके तारों को जोड़ ही दिया जाता है उसको। अब देखिए थोड़ा इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखा है, देखो, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए इससे आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब क्या है, इससे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। एकदम सही। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में से 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी होता है, यानी कुछ तांबा हो गया और कुछ चांदी हो गया। 22 भाग तो शुद्ध सोना हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा है 2, 24 है तो 2 जो है बचा है, 22 तो शुद्ध सोना हो गया, 2 तांबा चांदी कुछ भी मिला सकते हैं, जब मिक्सचर कर देंगे वो बन जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक था, आप इसका भली भांति स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको धातु और उपधातु संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और चाहे जैसे प्रश्न पूछे इसके बाहर आप पेपर जाएगा नहीं साथियों। तो प्लीज़ जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जब अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको आपके द्वारा बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हमको भी अच्छा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे ज़रूर जो है इससे लाभ उठाएं, हमारी कोशिश रहेगी। तो साथियों, आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आपका जो है अच्छा रिजल्ट आए, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।